नमस्कार। दिन की असीम शुभकामनाओं के साथ स्वागत आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ निहारिका और आप देख रहे हैं डीडी बिहार का मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। कहते हैं कि अगर आप अपना इतिहास नहीं जानते तो शायद आप बहुत कुछ नहीं जानते और हमारी आपकी स्थिति एक ऐसे पत्ते के समान होती है जिसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो किस वृक्ष का हिस्सा है। अगर हम इतिहास को जानना चाहते हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति को सहेजना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही सशक्त माध्यम है हमारे पास संग्रहालय का होना। पता है, जब हम संग्रहालय जाते हैं, भ्रमण करते हैं और जब पुरावशेषों को देखते हैं, बहुत सारी पुरानी कलाकृतियाँ, उनकी बारीकियों को देखते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये सभी हमारे बीते हुए अतीत का प्रमाण है और कभी इनमें भी हलचल रहा करती थी। बहुत कौतूहल सा होता है, कैसा रहा होगा वो समय, कैसी बनी होंगी ये कलाकृतियाँ और कैसे जीवन व्यतीत करते होंगे पुरातन समय में हमारे जैसे लोग, कैसी होगी वो सभ्यता संस्कृति। और ये कौतूहल जो है वो संग्रहालय भ्रमण को बड़ा रोचक बना देता है। और ऐसा ही रोचक होने वाला है हमारा आज का अंक भी, क्योंकि आज हम बातें करेंगे संग्रहालय की। पर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अपने पहले सेगमेंट अनमोल वचन से। वैसे सारे वचन, वैसे सारे विचार वाकई अनमोल होते हैं, जिनसे हमें नई सीख मिलती है, जिनसे हमारा सोच परिवर्तित होता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं अनमोल वचन। और आज हमने अनमोल वचन में जो कथन लिया है वो है आचार्य विनोबा भावे जी का। आइए देखते हैं। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। आज के जो हमारे मेहमान हैं, आप असिस्टेंट क्यूरेटर हैं, आप रामचंद्र शाही म्यूज़ियम मुजफ्फरपुर में। आपने एमए किया है एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में लखनऊ यूनिवर्सिटी से। आपने पीएचडी भी किया है इस विषय में और साथ ही आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी भी किया है इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी न्यू दिल्ली से। बहुत सारे कार्य किए हैं उत्खनन के क्षेत्र में, कई सारे पदों पर आपने कार्य किया है, बहुत सारे संग्रहालयों में आपने अपनी सेवा दी है। तो चलिए मेरे साथ स्वागत करिए हमारे आज के मेहमान डॉक्टर विमल तिवारी जी का। सर बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत कार्यक्रम में। धन्यवाद। बहुत कौतूहल के साथ हम संग्रहालय को देखते हैं और जब आज आप हमारे साथ हैं तो बहुत सारे ऐसे सवाल मन में आते हैं जो हम जानना चाहते हैं और यकीनन कार्यक्रम के दौरान हम बहुत कुछ जानेंगे भी। पर शुरुआत इस बात से करूँगी कि एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, ये जो विषय आपने लिया, ये कैसे सोचा कि मुझे इसकी पढ़ाई करनी है और ये रुख जो है वो मुड़ा संग्रहालय की ओर? मैं आपको मेरा इंटरमीडिएट साइंस बैकग्राउंड से था। अच्छा। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंचा तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक भाव था इस चीज़ को लेके, अपने जो हमारे इतिहास है उसको लेके, और उसके आधार पे मैंने अपना एक विषय प्राचीन इतिहास चुना। जी जी। लेकिन जब मैं जो पुरातत्व से जुड़ने की घटना है वो बात करूं तो जब ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हम लोगों का एक पेपर हुआ करता था उस समय पुरातत्व से, फील्ड आर्कियोलॉजी से संबंधित। फील्ड आर्कियोलॉजी पढ़ने का और जो हम लोगों को क्या कहें कि थोड़ा फील्ड में जाने का, जो एक्सकवेशन है उसके बारे में जो जानकारी मिली, उससे कहीं ना कहीं इस विषय से लगाव मेरा बढ़ता गया और मैं अपने आप को काफ़ी इस विषय से मतलब जुड़ा महसूस करने लगा। फिर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मास्टर्स की बात आई, तो बाकी चीज़ों को छोड़ के मैंने ये प्रेफर किया कि मुझे नहीं, प्राचीन इतिहास और पुरातत्व में ही मास्टर्स करना है और फिर आगे उसी में कैरियर मुझे अपना अपॉर्चुनिटी देखनी है। फिर मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर्स किया एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में। उस समय बहुत सी चीज़ों के बारे में ग्रेजुएशन तक पता नहीं था, लेकिन जब मास्टर्स में आया उसके बाद धीरे धीरे जो इस क्षेत्र में आगे हम क्या अध्ययन किस तरह से कर सकते हैं, उस तरफ दिशा थोड़ा बातचीत हुई लोगों से जो और साथ में थे उनसे, जो हमारे प्रोफेसर्स थे उनसे बातचीत हुई, तो फिर ये एक चीज़ समझ में आई कि नहीं,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में पुरातत्व में एक पीजी डिप्लोमा होता है, जिसको करने के बाद हम एक अच्छा करियर इसमें बना सकते हैं। फिर मैंने 2004 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्व संस्थान में प्रवेश लिया और 2006 में कंप्लीट किया मैंने। फिर मैंने इसी विषय में जो है शोध कार्य किया, पीएचडी की, और साथ ही 2009 में, अक्टूबर 2009 में फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में मुझे सहायक पुराविद के रूप में कार्य करने का मौका मिला। 2014 तक मैं वहाँ रहा। इस बीच में बिहार जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये सहायक संग्रहालय अध्यक्ष की वैकेंसीज आई और मेरा सिलेक्शन हुआ। तब से मैं इस दिशा में अपने पुरातत्व और जो संग्रहालय है इस दिशा में कार्य लगातार कर रहा हूँ। जी जी, जैसा कि आपने बताया कि शुरुआत हुई इस विषय के साथ जुड़ाव हुआ, आपने कोर्स करना शुरू किया, कुछ पेपर्स आपने पढ़े और आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लगने लगा इस क्षेत्र में कि मुझे इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, और आज आप फ़िलहाल अपनी सेवा दे रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। एक शुरुआती सवाल मैं कहूँगी, शायद अहम सवाल, कि जो संग्रहालय है, हम देखते हैं, हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो बहुत सारे संग्रहालय हमें दिखते हैं जहाँ जो पुरावशेष हैं, जो विशेषताएं हैं, उनको सहेजा जाता है। पर मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या ऐसे उद्देश्य के साथ संग्रहालय कार्य करता है? जी, इसके बारे में जो हमारा मतलब यूँ कहें कि संग्रहालय का जो उद्देश्य है वो हमको कहीं ना कहीं जो हमारे अतीत है उससे जोड़ने का काम करता है। हम वास्तव में जो हमारा एक कहें कि जो हमारी विपुल धरोहर है, जो प्राचीन धरोहर है, उनसे हम अपने लोगों को, और जो हमारा गौरवशाली अतीत रहा है, उनसे हम अपने जनमानस को जोड़ने के लिए कि क्या किस तरह से हमने एक उत्तरोत्तर प्रगति की है, और क्या जो हमारा प्राचीन समय रहा है वो भी हम मतलब ये कहें कि हम विकसित अवस्था में थे, और हमारी कला, चाहे वो कला के क्षेत्र में रहा हो और चाहे क्या कहें तकनीकी के क्षेत्र में रहा हो, इन चीज़ों को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त माध्यम के रूप में संग्रहालय का प्रयोग करते हैं। आपने जो मुख्य बात कही कि जो हमारी जो समृद्ध संस्कृति रही है, जो हमारा इतिहास रहा है, उसको सहेज कर रखने का कार्य करता है संग्रहालय। पर इसके अतिरिक्त भी कई ऐसी बातें हैं, जैसे जनमानस तक कई बातें पहुंचाना। अगर कोई घूमने भी जाता है संग्रहालय में तो जो लिखे हुए शब्द होते हैं वो कई ऐसी बातें हैं जो हम तक पहुंचा देते हैं। इसके अलावा जो डिटेल्स विवरण आप करते हैं, जो बुक्स आप निकालते हैं, जो छोटी छोटी पुस्तिकाएं आप लोगों तक पहुंचाते हैं, मैं समझती हूँ इन सभी के माध्यम से भी आप जनमानस तक कई बातें पहुंचा देते हैं। वो हमारा जो हम मतलब संग्रहालय जो आते हैं भ्रमण करने के लिए, हमारा उद्देश्य होता है कि हम जो भी घूमने आए हुए हैं, जो चीज़ों को देखने आए हुए हैं, उनको हम उस पर्टिकुलर या जो हमारी गैलरी है, जिस गैलरी में हमारे जो ऑब्जेक्ट्स प्रदर्शित हैं, उनके बारे में एक विस्तृत विवरण उनको हम दे सकें। तो विस्तृत विवरण हम डिस्प्ले कर पाना संभव नहीं होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो कई बार जो हमारी सर्विसेज जो संग्रहालय में होते हैं, गाइड्स होते हैं, उनके माध्यम से भी हम कई चीज़ें बताते हैं। साथ में अगर हम बात करें कि समय समय पर संग्रहालय जो है उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जो हमारे पुरावशेष हैं, उनके बारे में अलग अलग एक कैटलॉग टाइप में या ब्रोशर टाइप में पब्लिश करते हैं। आपने बहुत सारी संग्रहालयों के बारे में बताया, पर जब हम संग्रहालय का भ्रमण करते हैं तो बहुत ही तरीके से जो पुरावशेष हैं उन्हें रखा जाता है, उनका रख रखाव किया जाता है, उन्हें सहेजने की कोशिश की जाती है और साथ ही जानकारियाँ दी जाती है। तो क्या प्रक्रिया है जिसे आप फॉलो करते हैं, किस तरह रखते हैं? जी, एक्चुअली जो हमारा संग्रहालय है उसका सबसे जो वो प्रमुख चीज़ है वो हमारा कलेक्शन है, जो हमारा संग्रह है। ये विभिन्न माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से हम ये संग्रहालय में प्राप्त करते हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण माध्यम है उत्खनन। जो भी पुरातात्विक उत्खनन होते हैं, तो उत्खनन के माध्यम से जो भी पुरावशेष प्राप्त होते हैं वो संग्रहालय को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा डोनेशंस हैं, लोग पर्सनली अपना डोनेट करते हैं और संग्रहालय परचेज भी करता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो रोल अदा करता है 1878 में बना हुआ इंडियन ट्रेजर्स ट्रोव एक्ट।
जो जिसके माध्यम से जो भी जमीन के नीचे से कोई भी ऐसी वस्तु जो ऐतिहासिक महत्व की हो, पुरातात्विक महत्व की हो और जिसका मूल्य 10 रुपए से अधिक हो, उसको जो है वो सरकार की प्रॉपर्टी होती है और वो अगर इस तरह की कोई वस्तु है तो उसको संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाता है। रिसेंट की अगर मैं बिहार के अभी जस्ट की बात करूं तो हम लोगों ने राज्य संग्रहालय जो हमारा है दरभंगा क्षेत्र में कई प्राचीन प्रतिमाएं हैं जिनको इसी एक्ट के तहत हम लोगों ने अभी प्राप्त किया है। और साथ ही बक्सर में 3 गोल्ड कॉइन, आपने कुछ समय पहले न्यूज़ में भी सुना होगा कि उन 3 गोल्ड कॉइन खेत खोदते समय, खेत की खुदाई करते समय प्राप्त हुए थे, जिसे भी इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट के तहत हम लोगों ने संग्रहालय में उपलब्ध हुआ। जी जी। ये जब हमारे पास आ जाते हैं तो इनका एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है इनका रख रखाव, इनका परिरक्षण। प्रदर्शन तो है लेकिन प्रदर्शन से पहले उनकी जो अवस्था है उसको वो जिस अवस्था में है उसको उनकी साफ सफाई हुई और उनकी जो क्या कहें कि उनको संरक्षित करना हुआ, वो एक प्रक्रिया के तहत गुजरते हुए जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम फिर डिस्प्ले में लाते हैं, डिस्प्ले करते हैं और उसके बाद फिर उन पे जो है शोध किया जाता है कि एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं, किस पीरियड से संबंधित हैं और उनकी एक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन होकर के और फिर हम लोग उस पे जो है एक पब्लिकेशन करते हैं, जैसे मैंने पहले भी अभी बताया, तो ऑब्जेक्ट बेस्ड भी पब्लिकेशन करते हैं और कलेक्शन बेस्ड भी पब्लिकेशन करते हैं। अच्छा अच्छा। ये एक पूरी प्रक्रिया है कि हम किस तरह से एक जो हमारा एंटिक्विटी है या जो हमारा पुरावशेष और कलाकृति है उसको हम कितने चरणों से होते हुए अपने जो हमारे जो वहाँ आते हैं, जो आम जनमानस है, उन तक पहुँचाएँ और उसके साथ ही उनको हम किस तरह से संग्रहालय से जोड़ें। जी जी। इसके लिए भी हम बात करें तो हम लोग कई बार स्पेशल एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, फ़ोटो एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि लेक्चर्स के माध्यम से, मान लीजिए कि हम ऑब्जेक्ट्स को संग्रहालय से बाहर नहीं भी ले जा पाते हैं तो संग्रहालय से जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे संग्रहालय के लोग हैं, हाँ, वो विभिन्न विद्यालयों में जाके उन चीज़ों के बारे में अपना लेक्चर देते हैं, उनको बताते हैं विद्यार्थियों को। तो इस तरह से भी और छायाचित्र प्रदर्शनी के माध्यम से हम लोग जगह जगह ऑर्गेनाइज करके या संग्रहालय में ही एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन करके समय समय पे तो मैं ये कह सकती हूँ कि हर वो माध्यम जो इन बातों को, इन चीज़ों को आम जनता तक पहुंचा सके, उसका उपयोग आप करते हैं, संरक्षित रखते हैं पुरावशेषों को, पूरी प्रक्रिया आप फॉलो करते हैं और तत्पश्चात हर कोशिश करते हैं कि इन कलाकृतियों को, इन पुरावशेषों को, इनकी विशेषताओं को हम आम जनता तक पहुंचा सकें। एक और सवाल आपसे यहाँ जानना चाहूँगी ज़रूर, जो बार बार मैं आपसे मेरे मन में आ रहा है। जब हम भ्रमण करते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि ये इस सदी का है, ये कुषाण काल का है और ये पाल वंश के समय का है, तो ये कैसे पता करते हैं और किस तरह से तिथि निर्धारित करते हैं? देखिए, जहाँ तक प्रतिमाओं की अगर हम बात करें तो उनके लिए जो उनकी जो कला शैली है, अच्छा, उनकी कला शैली के आधार पर उनकी हम लोग डेटिंग करते हैं। लेकिन अगर हम और भी पुरावशेष जो प्राप्त होते हैं उत्खनन में, जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसको कैसे, जैसे जो आप कौतूहल आप बोली कि ये होता है कि किस तरह से इसको हमने इसको बताया कि कुषाण काल का है। तो इसमें 2 तरह की तकनीकी जो एक्सकवेशन मेथड है, जो क्या कहें कि जो पुरातात्विक उत्खनन होते हैं, वहीं से हम लोग इसको जो है 2 हमारे पास मेजर तकनीकी हैं। एक है जो क्या कहें कि एब्सोल्यूट डेटिंग की और दूसरी है रिलेटिव डेटिंग की। जी जी। एब्सोल्यूट डेटिंग में हम साइंस की मदद लेते हैं और उसमें क्या कहें कि कार्बन डेटिंग है जो एक महत्वपूर्ण विधा है किसी भी पुरावस्तु के उसके जांचने के लिए, तिथि निर्धारण के लिए। तो हम उसमें जो है जो काल निर्धारण करते हैं
कि पर्टिकुलर लेवल पे अगर कोई ऑब्जेक्ट हमको मिलता है तो उस लेवल से जो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, कार्बन सैंपल, उस लेवल का हम लोग डेटिंग कराते हैं उस कार्बन सैंपल के माध्यम से। अच्छा। और उसके बाद उसको जो है उसके एसोसिएशन में जो भी ऑब्जेक्ट मिलता है उस लेयर के, उस लेवल के ऑब्जेक्ट में, उसके आधार पे उसकी डेट निर्धारित करते हैं। इसी तरह एब्सोल्यूट जो जैसे कुषाण की अगर हम बात करें तो कुषाण में तो जो उनके बहुत सी चीज़ें कुषाण काल तक आते आते या मौर्य काल तक आते आते लिपियों का विकास हो गया था जी। और उसके आधार पे भी कई बार हम लोगों को जो अभिलेख मिलते हैं या लेख मिलते हैं उनमें जो है तिथि दी होती है। और कई बार तो जो लिपियों का विकास है, लिपियों के विकास का किस क्रमानुसार हुआ, अच्छा। उनकी भी डेटिंग की गई है कि किस स्टाइल में है तो उसकी क्या डेट होगी। उसके आधार पे हम लोग एक रिलेटिव डेटिंग एक दूसरे से करते जी हैं। जी। मैं समझ सकती हूँ कि कई सारी बातों का ध्यान रखना होता है जब आप कार्य कर रहे होते हैं इस क्षेत्र में, और जो हम भ्रमण के दौरान देखते हैं, जिन चीज़ों को का अवलोकन करते हैं, उसके पीछे की भी अपनी एक कहानी होती है कि किस तरह से और कितनी प्रक्रिया के पश्चात वो दर्शकों तक, देखने वालों तक पहुंचा हुआ होता है। आपने उत्खनन का जिक्र किया और संग्रहालय में जो भी वस्तुएं आती हैं प्रदर्शन के लिए, उसका एक माध्यम होता है उत्खनन। आपने उत्खनन में भी कार्य किया है। मैं जानना चाहूँगी कि किन किन जगहों पर कार्य किया, और फिर दर्शकों के लिए ये सवाल ज़रूर करूँगी कि कैसे होती है ये प्रक्रिया। फिलहाल उत्खनन की बातें जी। मैंने 2001 से लेकर के 2003 के बीच में उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है लहुरा देवा। अच्छा। जो संत कबीर नगर जनपद में है, और मध्य गंगा घाटी का एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है। वहाँ पे मैंने 3 सेशन काम किया। अच्छा। और इस पुरास्थल की एक विशेषता मैं आपको बताऊं कि यहाँ से जो है मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में चावल की प्राचीनता के प्रमाण मिलते हैं। 7th मिलेनियम BC, जैसा मानते हैं कि 7वीं सहस्त्राब्द ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में चावल जो है, डोमेस्टिकेटेड राइस की बात करें तो चावल की खेती की जाती थी। ये एक महत्वपूर्ण प्रमाण उस पुरास्थल से मिला। फिर मैंने उसके बाद में जब इंस्टीट्यूट में था, उसमें एक महत्वपूर्ण हड़प्पन साइट है राजस्थान में है, बरोर। वहाँ पे मुझे उत्खनन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में जब मैं सहायक पुराविद था, उस समय एक पिपराहवा, गनवरिया और टोला सलारगढ़, इस साइट का एक्सकवेशन हुआ जहाँ पे मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये पुरास्थल कपिलवस्तु के नाम से, कपिलवस्तु से इसकी पहचान की जाती है। अच्छा। जी। फिर उसके साथ ही वहीं से थोड़ी दूर पर एक और साइट थी, पिपरी है, जो टेम्पल साइट थी, जहाँ पे मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, जहाँ पे एक ब्रिक टेम्पल के एविडेंस मिले। और अभी पटना संग्रहालय परिसर में भी उत्खनन कार्य किया जा रहा है। अच्छा। जी। अच्छा, तो यहाँ पर भी आप कार्य कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब हम उत्खनन की प्रक्रिया जब शुरुआत करते हैं तो ये कैसे निश्चय किया जाता है कि इस ख़ास जगह पर उत्खनन करना चाहिए? किस तरह के इंडिकेशंस मिलते हैं और कैसे आप शुरुआत करते हैं? जी। अगर हम साइट का जो है, जैसे नॉर्मली जो बात करें तो जो भी थोड़ा सा ऊंचा स्थान होता है, जिसको टीला बोलते हैं, वहाँ पे होता है। और उसके साथ साथ वहाँ पे जो अवशेष प्राप्त होते हैं, पॉटरी के रूप में हो, या उस पॉटरी एनालिसिस करते हैं, और पॉटरी एनालिसिस के बेस पे एक अनुमान लगाते हैं कि ये टीला कितना पुराना हो सकता है। और उस जो कल्चर जो हमको एक्सप्लोरेशन के माध्यम से उस साइट के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है कि एसोसिएट हो सकता है कि ये कुषाण पीरियड से संबंधित है, या मौर्य काल से संबंधित है, या और उससे प्राचीन हो सकता है, चालकुली ताम्रपाषाणिक है, या किस उससे संबंधित है, उसको एक वृहद जानकारी प्राप्त करने के लिए एक पर्टिकुलर साइट पे उस कल्चर के क्या अवयव वहाँ से प्राप्त होते हैं, उनकी एक विशद जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग उत्खनन का जी जी।
फिर इसकी शुरुआत की जाती है। पहले आकलन करते हैं कि अगर हम यहाँ उत्खनन शुरू करें तो किस तरह की चीज़ें हमें मिल सकती हैं, और तब इसकी शुरुआत की जाती है। वो वही जो मैंने आपको बताया कि एक्सप्लोरेशन के माध्यम से पहले हम एक अनुमानित करते हैं कि कोई टीला या कोई भी पुरास्थल कितना प्राचीन हो सकता है। अच्छा। और उसके बाद में फिर उस कल्चर के बारे में, जो भी कल्चर वहाँ पे हम लोगों को एक्सप्लोरेशन के माध्यम से मिल रहा है, थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही है, उनकी एक विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके बहुत से मतलब एक संस्कृति है तो उसके बहुत से उपादान होते हैं। उसका सामाजिक पार्ट है, उसका आर्थिक पार्ट है। इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन पुरास्थलों का उत्खनन कार्य किया जाता है। जब हम इस तरह की उत्खनन की प्रक्रिया करते हैं तो मुझे लगता है बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत भी पड़ती होगी, क्योंकि जो चीज़ें दबी हुई हैं, जो चीज़ें नीचे हैं, उन्हें कुछ नुकसान ना पहुंचे, तो ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती होगी। क्या ख़ास ख्याल रखा जाता है जब उत्खनन की शुरुआत होती है? उत्खनन कार्य बहुत ही मतलब आप कहें कि एक तो टाइम टेकिंग वर्क है और बड़ा ही पेशेंस का काम है। ऐसा नहीं कि हमने शुरू किया और खोदा ही हमें कुछ सामान मिलने लगा, हाँ, तो फिर हम इजी कर। उसके साथ जैसा मैंने अभी आपको भी पहले बताया, आपने भी एक प्रश्न उठाया महत्वपूर्ण डेटिंग को लेकर के। जी। तो इन सब चीज़ों के आकलन के लिए हमारा जो प्रोसेस होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। छोटी गैंती से हम लोग, एक जो बड़ी गैंती आती है उसी का एक छोटा रूप होता है। अच्छा। उस छोटी गैंती से हम लोग एक्सकवेशन का कार्य करते हैं और बड़ा ही संभाल के करते हैं कि कोई चीज़ें जो नीचे दबी हुई हैं उनको क्षति न पहुँचे और या कम से कम क्षति पहुँचे। क्योंकि एक बार जब हम किसी साइट को एक्सकवेट करते हैं तो वो साइट ख़त्म हो जाती है, मतलब जो हमारा एविडेंस है वो तो ख़त्म हो गया। तो उस एविडेंस को हम कितना अच्छे से और कितनी अधिक मात्रा में उन प्रमाणों को हम सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं, ये हमारा प्रयास होता है। इसी कारण से जो उत्खनन की प्रक्रिया है बहुत ही सावधानी पूर्वक की जाती है और साथ ही बहुत ही समय मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। जी। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बहुत ही समृद्ध है हमारी सभ्यता भी, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो बिहार से, खासकर हमारे प्रांत से जुड़ी हुई हैं। कुछ ऐसे उत्खनन क्षेत्रों के बारे में जिक्र करना चाहेंगे जो हमारे बिहार से जुड़ी हुई हैं और जहां कार्य चल रहा है? जी, अभी रिसेंट की अगर हम बात करें तो बिहार विरासत विकास समिति है, वहाँ उनके माध्यम से तेल्हाड़ा एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है जहाँ पे उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। क्या विशेषता है इस ये जिस तरह से अगर हम कहें कि नालंदा महाविहार है, एक शिक्षा का स्थल था, विश्वविद्यालय था, उसी तरह की संरचनाएं इस पुरास्थल से भी प्राप्त की जाए, उद्घाटित हो रही हैं। और उसी को ही उद्घाटित उनके डिटेल जानकारी के लिए यहाँ पे उत्खनन कार्य किया जा रहा है। कि जो वर्तमान पदस्थापन है उससे जुड़ी हुई बातें, जो मुजफ्फरपुर संग्रहालय है, क्या विशेषता है उसकी और किन खास चीज़ों का संग्रह है वहाँ? मुजफ्फरपुर संग्रहालय की स्थापना 1979 में की गई थी। तो रामचंद्र शाही जी का एक कलेक्शन था, वो जैसे मैंने कहा उनकी व्यक्तिगत रुचि थी इन चीज़ों में। अच्छा। तो बाद में वो कलेक्शन बिहार सरकार को डोनेट हुआ और वो जो उनका कलेक्शन है वो आज की डेट में वो संग्रहालय में प्रदर्शित किया जी। जो कलेक्शन है, अगर हम विशेषता की बात करें तो बाकी जो पालकालीन और गुप्तकालीन कुछ प्रतिमाओं के अलावा वहाँ का एक अच्छा कलेक्शन है डाक टिकट का कलेक्शन। अच्छा जी, डाक टिकट का एक बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन जो है उस संग्रहालय में उपलब्ध है। साथ ही जो करेंसी नोट हैं भारत के भी कुछ प्राचीन मतलब ओल्ड जो हैं, और उसके साथ ही कुछ विदेशी मुद्राएं हैं जिनको वहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। सिक्कों का एक महत्वपूर्ण कलेक्शन है उस संग्रहालय में जो वहाँ डिस्प्ले भी है। और ये जो उसकी खास विषय, इसके अलावा भी कुछ जो कला वस्तुएं हैं जो वहाँ प्रदर्शित की गई। तो इस तरीके से जो मुख्य विशेषताएं हैं मुजफ्फरपुर संग्रहालय की, अगर हम वहाँ भ्रमण के लिए जाते हैं तो इन सारी चीज़ों का अवलोकन हम कर सकते हैं। जो संग्रहालय है और जो उत्खनन कार्य है, बहुत ही विस्तृत जानकारी आपने आज कार्यक्रम में हमें दी। कुछ बातें आर्कियोलॉजी से जुड़ी हुई, एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, इस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई और इससे जुड़े हुए करियर के बारे में, क्योंकि आपने इसका चयन किया है और जो विद्यार्थी इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, उनके लिए जानना चाहूँगी कि क्या संभावनाएं हैं करियर के लिए इस क्षेत्र में? देखिए, करियर की जहाँ तक बात है तो प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व
से मास्टर्स करने के बाद मैंने अपने करियर के बारे में जो चर्चा की वो एक महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम और भी डायमेंशन, इसके कई डायमेंशंस हैं। मास्टर्स करने के बाद आप नेट कर सकते हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके शोध करने के उपरांत विश्वविद्यालय में, कॉलेजेस में अध्यापक, सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवा प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है, आप मास्टर्स के बाद डिप्लोमा है इस तरह से, और करियर म्यूजियोलॉजी में डिप्लोमा है और आर्कियोलॉजी में डिप्लोमा है। इनको करते हुए इस क्षेत्र में भी अपना करियर संग्रहालयों में बना सकते हैं। और इसमें एक और बात करें तो एक जो महत्वपूर्ण हमारा संग्रहालय में एक और फील्ड है इन सब चीज़ों के साथ साथ, जो कहें कि मतलब प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ता है। अच्छा। लेकिन एक वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जो कंजर्वेशन का पार्ट है। अच्छा। जिसमें विज्ञान के छात्र, जो केमिस्ट्री के छात्र हैं, वो इसमें आ सकते हैं और एज ए कंजर्वेटर यहाँ पे एक अच्छा करियर बना सकते हैं। हम बात कर रहे थे जो मुख्य धारा की, तो मुख्य धारा में पुरातत्व तो है ही हमारे पास। राज्य स्तर पे लगभग सारे ही प्रदेशों में बात करें तो संग्रहालय का अपना निदेशालय है और पुरातत्व का अपना निदेशालय है, जिसमें सहायक पुराविद के रूप में या सहायक संग्रहालय अध्यक्ष के रूप में वैकेंसीज समय समय पे आती हैं और उनके माध्यम से इस क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं कंजर्वेटर के रूप में। इसके साथ साथ आज के समय में बहुत से एनजीओज़ हैं जो प्राइवेट में काम करते हैं और वहाँ पे भी एक अच्छा स्कोप है। अगर आप इस विधा से जुड़े हुए हैं तो आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ के भी इस क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। जी, बहुत सारे आयाम, बहुत सारे डायमेंशंस आपने बताए जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे यूँ लगता है कि अगर हम इस करियर को चुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। अगर मैं सेवा की बात करूँ तो। जी, इसके बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि जो संग्रहालय या पुरातत्व का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं यही है कि हम जो कुछ भी हमारी प्राचीन संस्कृति है उसको आज की डेट में, आज के समय में जो आम जनमानस है उनके लिए संरक्षित रखें, उनके लिए प्रदर्शित करें और साथ ही कंजर्वेशन और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको इन सब माध्यमों से उनका संरक्षण करते हुए उनको आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए सुरक्षित रखें कि वो भी ये इन चीज़ों को देख सकें कि आखिर हमारा जो अतीत है, वैभवशाली अतीत है, वो किस प्रकार रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर आप इस करियर का चयन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी ये मंशा है, हमारा जो मकसद है, उसकी भी पूर्ति आप करते हैं। बहुत ही सुंदर चयन इस क्षेत्र में आने से। एक तो हमने अपने करियर का चुनाव किया, इसके साथ ही कुछ ऐसा किया जो हमारे आने वाली पीढ़ी तक हम पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं उत्खनन के क्षेत्र की या फिर आर्कियोलॉजी की, प्राचीन भारत के इतिहास की, तो रिसर्च बहुत अहम स्थान रखता है। कई ऐसी बातें हैं जो शायद हम अभी तक नहीं जानते हैं, जिसे खोजने की ज़रूरत है, जिसे जानने की ज़रूरत है। आपने बहुत सारे रिसर्च भी किए हैं, मैं थोड़ी सी जानकारी जरूर जानना चाहूँगी, क्या कार्य किया है इस क्षेत्र में? जी, मेरा जो शोध था इस मुख्य रूप से जो मध्य गंगा घाटी है, मध्य गंगा घाटी का एक पार्ट है सरयू पार, जो कहें कि उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो नेपाल से सटा हुआ एरिया है, घाघरा नदी के ईस्ट में, नॉर्थ में जो पार्ट है, उस क्षेत्र में मैंने जो संस्कृतियां हैं, जो किस तरह से उनका क्रमिक विकास हुआ, किस प्रकार से फर्स्ट टाइम वो जो पूरा क्षेत्र था किस प्रकार पॉपुलेटेड हुआ, उनके बारे में एक मैंने शोध, अपना जो मैंने शोध किया, उसके माध्यम से मैंने ये जानने की और ये बताने की कोशिश की कि कौन से समय में इस क्षेत्र में मानवों ने अधिवास अपना प्रारंभ किया और उनकी उस जो पर्टिकुलर कल्चर रहा है उसकी क्या क्या विशेषताएं थीं और किन किन क्षेत्रों में कितने उसके पुरास्थल ऐसे रहे हैं, मतलब किस तरह से उनका जो पूरा स्थल है उनका विस्तार किस तरह से रहा, उनका फैलाव किस तरह से रहा, ये मेरा एक शोध रहा उस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में आपने जानकारियाँ अर्जित करने की कोशिश की। एक और बात जो आपके माध्यम से शायद संदेश कह लीजिए, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, कभी कभी जब हम भ्रमण के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो हम
इन क्षेत्रों में क्षति भी कर देते हैं। कुछ ऐसे कार्य भी हम कर जाते हैं जो शायद हमें नहीं करना चाहिए। जो उत्खनन के जो क्षेत्र हैं, जो संग्रहालय हैं, जहाँ चीज़ें संरक्षित हैं, हमारे कुछ गलत काम से भी इस क्षेत्र को प्रभाव पड़ जाता है, मैं कहूँगी कुप्रभाव पड़ जाता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो चाहे वो पूरा स्थल क्या कहें कि चाहे वो संग्रहालय हो और कई बार जो मोनूमेंट्स होते हैं जहाँ पे हम लोग घूमने जाते हैं, जैसे पटना में ही है, अगर हम बात करें गोलघर है, एक महत्वपूर्ण स्मारक है यहाँ का। तो होता क्या है कि जो घूमने पहुँचता है दर्शक, उनकी सबसे पहली एक मंशा होती है कि वहाँ पे हम कुछ लिख दें। जी जी जी, ठीक है, कुछ लिख दें कि हमारी स्मृति बनी रहे कि हम यहाँ पे आए थे। लेकिन ये उचित नहीं है। ये आप अपनी स्मृति में इसको संजोएं, फोटोग्राफी के माध्यम से इसे संजोएं और वहाँ इस तरह से करके आप जो है हमारे मॉन्यूमेंट को, जो हमारी इतनी कितने सालों से यहाँ पे है, विद्यमान है, और उसको हम संरक्षित करके उसको किसी तरह से आगे आने वाली पीढ़ी को प्रदान करना है, हमको आगे बढ़ाना है। उस पर ध्यान दें। और साथ में जब भी संग्रहालय में जाते हैं तो वहाँ पे जगह जगह पे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कि पुरावशेषों को या जो प्रदर्शित वस्तुएं हैं उनको ना छुएं। क्योंकि कई बार होता है जब हम बार बार टच करते हैं तो उन चीज़ों पे जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो कहीं ना कहीं उनमें जो है क्षरण प्रारंभ हो जाता है और वो धीरे धीरे ख़त्म हो सकती हैं। तो इस लिहाज से मैं यही कहना चाहूँगा कि संग्रहालय में जाएं या पूरा ये जो स्मारक हैं वहाँ पे जाएं, वहाँ पे इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखें, उसे अपना समझें। और इस तरह से जो नाम लिखना हुआ या चीज़ों को टच करना हुआ, अभी एक नई विधा आई है कि टच एंड लर्न की, संग्रहालय में भी आ गई है, लेकिन उसके लिए हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की जगह उनकी रिप्लिकास को करते हैं, प्रदर्शित करते हैं और उसके बाद आप उसको टच करके, जहाँ पे, इसलिए मैंने आपको कहा कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि किन चीज़ों को छूना है, किन चीज़ों को नहीं छूना है, उन चीज़ों को फॉलो करें ताकि हम अपने जो हमारी विपुल विरासत है, जो हमारी धरोहर है, जिसको हमने आपके लिए वहाँ प्रदर्शित किया है, उसे आप अपने आगे, उसे हम आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छी तरह से एक अच्छी अवस्था में हस्तांतरित कर सकें। बहुत बढ़िया संदेश दिया और इस आपकी महत्वपूर्ण बात के साथ ही डॉक्टर बिमल तिवारी जी, आपका दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी इतनी अहम बातें हमसे साझा करने के लिए और आज कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। धन्यवाद आपका। और दर्शकों, जो आज हमने बातचीत की, संग्रहालय से जुड़ी हुई जानकारियाँ अर्जित की, उत्खनन के बारे में जाना और साथ ही ये भी समझा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और किस तरह से हमारी जो विरासत है उसे सहेज कर रखना चाहिए। मैं जानती हूँ रोचक होता है संग्रहालय के बारे में जानना और हमारे लिए रोचक होता है आपके ख़तों के माध्यम से आपके विचारों को जानना। तो चलिए फटाफट नोट करिए हमारा पता और हमें ख़त लिखिए, हमें ईमेल भेजिए। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001। हमारा ईमेल ID है director ddkpatna@gmail.com।